11 अप्रैल 1970 अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से नासा ने अपोलो 13 मिशन को लॉन्च किया, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजने की प्लानिंग की गई। जो नासा का तीसरा मिशन था अपोलो 11 और अपोलो 12 के बाद इंसानों को चांद पर भेजने का। पिछले दोनों मिशन के सक्सेस के बाद ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स काफी कॉन्फिडेंट थे चांद पर कदम रखने को लेकर, जो इनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन इन्हें क्या पता था कि इनका ये सपना कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ऐसी क्या तकनीकी गड़बड़ी हुई जिससे अपोलो 13 मिशन फेल हो गया, और कैसे ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स सही सलामत वापस लौटे। 1961 अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने यह वादा किया दशक के अंत तक वो इंसानों को चांद तक पहुंचाएंगे, क्योंकि उस वक्त सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच स्पेस रेस चल रही थी। साल 1969 नासा का अपोलो 11 और अपोलो 12 दोनों ही मिशन सफल हुआ, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स ने न सिर्फ चांद की जमीन पर कदम रखा बल्कि सही सलामत धरती पर वापस भी लौटे। अपोलो 13 का मेन उद्देश्य सिर्फ मून सॉइल की इंस्पेक्शन और सर्वे करना ही नहीं था, बल्कि चांद के हार्श एनवायरनमेंट में इंसानों के काम करने की क्षमता को भी बढ़ावा देना था। अपोलो 13 स्पेसक्राफ्ट का डिजाइन पिछले दोनों स्पेसक्राफ्ट की तरह ही था, जिसके 4 कंपोनेंट थे: कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल, लूनर मॉड्यूल और लॉन्च एस्केप सिस्टम। और इस स्पेसक्राफ्ट को सैटर्न 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था, जिसमें तीनों एस्ट्रोनॉट्स छोटे से कमांड मॉड्यूल में बैठे थे, जिसकी हाइट 11 फीट और डायमीटर 13 फीट थी, जिसमें सारे इंस्ट्रूमेंट पैनल्स, नेविगेशन गियर, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, रेडियोज और छोटे छोटे इंजन भी मौजूद थे। दूसरा सबसे जरूरी हिस्सा था सर्विस मॉड्यूल, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स के लिए ऑक्सीजन मौजूद थी। ये कमांड और सर्विस मॉड्यूल एस्ट्रोनॉट्स के धरती पर आने तक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और धरती पर वापस आने के दौरान ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तीसरा हिस्सा लूनर मॉड्यूल, जिसका काम चांद की सतह पर लैंड करना और जब काम खत्म हो जाए तो वापस जाकर CSM यानी कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल से जुड़ जाना था। चौथा हिस्सा लॉन्च एस्केप सिस्टम, जो मिशन के लिए उतना जरूरी नहीं था। इस स्पेसक्राफ्ट में 3 एस्ट्रोनॉट्स, कमांडर जिम लॉवेल, लूनर मॉड्यूल के पायलट फ्रेड हेइज और तीसरे कमांड मॉड्यूल के पायलट जैक स्विगर्ट मौजूद थे। चौंकाने वाली बात ये थी कि इन तीनों में से किसी को भी इस मिशन के लिए चुना नहीं गया था। अपोलो 13 की लॉन्च देखने लॉन्चिंग साइट पर 2 लाख लोग आए थे, जबकि अपोलो 11 की लॉन्चिंग देखने करीब 60 लाख लोग पहुंचे थे, जो ये साबित करने के लिए काफी था कि लोगों का स्पेस एक्सप्लोरेशन की ओर इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। लेकिन अगर अपोलो 13 मिशन की बात करें तो ये स्पेसक्राफ्ट बड़ी ही शानदार तरीके से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था, जिसे 3 दिन लगने वाले थे चांद पर लैंड करने में। लॉन्चिंग के बाद 2 दिनों तक कोई भी समस्या दिखाई नहीं दी। मिशन के तीसरे दिन 13 अप्रैल एस्ट्रोनॉट्स को नासा के स्पेस सेंटर से ऑर्डर दिए जाते हैं। उन्हें लूनर मॉड्यूल में कुछ टेस्ट को परफॉर्म करना होगा और इसके अलावा उन्हें टेलीविजन ब्रॉडकास्ट भी करनी होगी, जिसमें वो कैमरे की मदद से पूरी दुनिया को कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल के अंदर की चीजें दिखाएंगे। लेकिन इस मिशन को लेकर लोगों में उत्साह इतना कम था कि किसी भी चैनल ने इसे ब्रॉडकास्ट ही नहीं किया। ब्रॉडकास्ट खत्म होने के 6.5 मिनट बाद धरती पर बैठे फ्लाइट कंट्रोलर्स ने एस्ट्रोनॉट्स स्विगर्ट से ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए कहा, जो सर्विस मॉड्यूल में लगे ऑक्सीजन सिलेंडर की एक रूटीन चेकअप थी। पर चेकिंग के दौरान आश्चर्य रूप से एक बहुत खतरनाक धमाका हुआ। तुरंत सभी वार्निंग लाइट्स और अलार्म बजने लगे और स्पेसक्राफ्ट में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को भी झटका महसूस हुआ। कमांडर लॉवेल मिशन कंट्रोलर से कांटेक्ट कर कहते हैं, ह्यूस्टन, वी हैड अ प्रॉब्लम। जिसके बाद जांच में पता चला कि ऑक्सीजन का एक सिलेंडर पूरी तरह नष्ट हो चुका था और दूसरी टैंक के ऑक्सीजन का लेवल काफी तेजी से गिर रहा था। मिशन कंट्रोलर को पहले तो ये लगा कि शायद इंस्ट्रूमेंट गलत इंडिकेशन दे रहे हैं, पर ऐसा सच में हुआ था। इन एस्ट्रोनॉट्स की जान बचाने के लिए सभी को क्विक एक्शन लेने की जरूरत। जिस खबर को टीवी चैनल वाले बेकार बताकर टेलीकास्ट नहीं कर रहे थे, वो अब ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी थी। इस स्पेसक्राफ्ट के सर्विस मॉड्यूल में 2 स्फीयर शेप के ऑक्सीजन सिलेंडर थे, जिसमें लिक्विड फॉर्म्स में ऑक्सीजन मौजूद थी। इनमें जो दूसरा टैंक था उसे इसके पहले अपोलो 10 में लगाया गया था, लेकिन बाद में इसे मॉडिफिकेशन के लिए हटा दिया गया। इस दौरान एक हादसे के कारण यह सिलेंडर रिपेयरिंग के समय जमीन पर गिर गया, जिससे इसके अंदर की एक ट्यूब डैमेज हो गई थी और इंस्पेक्शन के टाइम उस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। बाद में पता चला कि सिलेंडर के अंदर लगे थर्मोमीटर में टेम्परेचर मैक्सिमम 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दिखा सकता था, लेकिन टैंक के भीतर जब ऑक्सीजन को गर्म करने के लिए हीटर का इस्तेमाल किया जाता तो ये टेम्परेचर 538 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता। इस एक्सट्रीम हीटिंग को किसी ने भी नोटिस नहीं किया। इसी अधिक तापमान के कारण इस टैंक के अंदर लगे इलेक्ट्रिकल वायर्स की इंसुलेटर्स डैमेज हो गई। मिशन स्टार्ट होने से पहले नासा के इंजीनियर्स और एक्सपर्ट ने इस टैंक की इंस्पेक्शन कर इसे अप्रूव तो कर दिया, लेकिन उन्हें इसके अंदर के डैमेज की भनक तक नहीं लगी। और मिशन के दौरान जब इस टैंक का रूटीन चेक किया जा रहा था, तभी इसके इलेक्ट्रिकल वायर्स में स्पार्क हुआ और ये टैंक विस्फोट हो गया। खुशकिस्मती थी कि ये टैंक स्पेसक्राफ्ट के बाहर लगे थे,
अगर ये अंदर होता और तब ऐसा धमाका होता तो तुरंत सारे एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो जाती। इस धमाके में सर्विस मॉड्यूल का सिर्फ 13 फीट का एक पैनल नष्ट हुआ। इस वक्त सबके मन में बस एक ही विचार था, कैसे इस स्पेसक्राफ्ट को वापस धरती पर लाया जाए जिससे कि इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स की जानें बचाई जा सके। सबसे जल्दी वापस आने का सिर्फ एक ही तरीका था, स्पेसक्राफ्ट को उल्टा घुमा लिया जाए, लेकिन इसके लिए सर्विस मॉड्यूल के मेन इंजन को स्टार्ट करना पड़ता। इसके अलावा दूसरा एक और तरीका था, चांद का एक पूरा चक्कर लगाकर वापस धरती पर लौटना, जिसमें सर्विस मॉड्यूल के इंजन को चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि धरती तक आने में 5 दिनों का समय लगेगा। बावजूद इसके नासा के फ्लाइट डायरेक्टर दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं। एस्ट्रोनॉट्स को इंस्ट्रक्शंस दी गई कि वो तुरंत CSM मॉड्यूल को बंद कर दें और वापस लौटने के लिए लूनर मॉड्यूल का इस्तेमाल करें। पर यहाँ प्रॉब्लम थी कि इस लूनर मॉड्यूल में सिर्फ 2 लोग ही अच्छे से बैठ सकते थे और वो भी 20 घंटों तक। लेकिन अब इन तीनों को इसमें 5 दिनों तक बैठना था। इसके अलावा लूनर मॉड्यूल को इस तरह डिजाइन नहीं किया गया था कि वो अपनी इंजन को बार बार जला बुझा सके। एनर्जी बचाने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को मॉड्यूल में लगे इमरजेंसी इक्विपमेंट को छोड़कर सारे मशीन्स को बंद करने को कहा गया। अब एस्ट्रोनॉट्स लूनर मॉड्यूल में बैठ जाते हैं, जिसके बाद इसके इंजन को स्टार्ट किया गया, जिसकी मदद से ये चांद की दूसरी तरफ पहुंच चुके थे और ये धरती से इतनी दूरी तय करने वाले पहले इंसान बन चुके थे, जो आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और ये दूरी थी 4 लाख किलोमीटर। जिसके बाद एस्ट्रोनॉट्स को दूसरी बार अपनी इंजन्स फायर करने का आदेश दिया गया, जिससे 153 घंटों का सफर 143 घंटों पर पहुंच गया। इन सब के बीच एक दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हुई, कार्बन डाइऑक्साइड की हाई कॉन्सेंट्रेशन। इस स्पेसक्राफ्ट में ऑक्सीजन सिलेंडर के अलावा एस्ट्रोनॉट्स के सांस से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए लिथियम हाइड्रोक्साइड के कैनिस्टर लगे होते हैं। लेकिन लूनर मॉड्यूल में लगे कैनिस्टर सिर्फ 2 लोगों के 2 दिनों तक सर्वाइव करने के लिए बने थे, पर यहाँ 3 लोग थे जिन्हें 5 दिनों तक जिंदा रहना था। इतना ही नहीं, एस्ट्रोनॉट्स को ये इंस्ट्रक्शंस भी दी गई कि कोई भी पूरे दिन में 200 ml से ज्यादा पानी ना पिए। ऐसे करके 4 दिन बीत जाने के बाद जब स्पेसक्राफ्ट धरती की ओर पहुंचता है, तब एस्ट्रोनॉट एक और बार इंजन को फायर करने की प्लानिंग करते हैं। कमांडर लोवेल एक और फायर कर चुके थे। थैंकफुली ये मॉड्यूल इस तीसरे फायर को भी झेल लेता है, क्योंकि ये मॉड्यूल सिर्फ एक फायर को ही सहन कर पाने में सक्षम था। पूरी दुनिया इन एस्ट्रोनॉट्स के सही सलामत धरती पर वापस आने की दुआ मांग रही थी। पर यहाँ सवाल ये था कि जब ये डैमेज स्पेसक्राफ्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो क्या ये उस हीट इम्पैक्ट को सहन कर पाएगा और क्या एस्ट्रोनॉट्स जिंदा बच पाएंगे? इस हीट इम्पैक्ट से बचने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को लूनर मॉड्यूल से कमांड मॉड्यूल में चले जाना था, क्योंकि सिर्फ कमांड मॉड्यूल को ही धरती के एटमॉस्फेयर में वापस आने के लिए डिजाइन किया गया था। जैसे ही ये मॉड्यूल एटमॉस्फेयर में घुसता है, इससे संपर्क टूट चुका था। वैसे आमतौर पर यह कनेक्शन लॉस्ट 2 से 3 मिनट के लिए ही होता है, लेकिन 3 मिनट होने के बाद भी एस्ट्रोनॉट से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। पर 4 मिनट 27 सेकंड के बाद आखिरकार दूसरी ओर से एक मैसेज आता है, ह्यूस्टन वापस मिलकर अच्छा लगा। ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स सही सलामत पैसिफिक ओशियन में जाकर लैंड करते हैं। वैसे तो ये मिशन फेल हुआ और इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स ने चांद की जमीन पर कदम तक नहीं रखा, पर यह अपोलो 13 मिशन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। तो दोस्तों, ये थी नासा के अपोलो 13 मिशन की रोमांचक और दिल दहला देने वाला मिशन। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।